ओके, चलिए। तो इसमें ये देखिए, लेट अस सी सम ऑफ द केसेस के वेदर यू कैन अपॉइंट दिस पर्सन और नॉट। PNB Bank planning to go for CIRP against ABC Limited, and for this purpose, PNB is shortlisting the list of proposed IRPs as on 1/4/2023. Mr. Ram, partner of CA firm Kumar and Company LLP, appointed as auditor of ABC Limited for 2022-23, but audit is yet to be done. ठीक है। एक मिस्टर राम है, ही इज ए पार्टनर, इसका अपॉइंटमेंट हो गया एज ऑडिटर, ठीक है, लेकिन अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुआ। तो इन दिस केस वेदर यू कैन अपॉइंट हिम एज आरपी, दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप उसको IRP अपॉइंट कर सकते हो इस सिचुएशन? भाई CIRP स्टार्ट होने से पहले वो आपका ऑडिटर था। नाउ वेदर यू विल बी एबल टू अपॉइंट सच पर्सन एज IRP, क्योंकि लिखा क्या है यहां पर, लिखा ये है कि ही इज नॉट एन एम्प्लॉई और प्रोपराइटर और ए पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स और secretarial auditors in practice or cost auditors of the corporate data in the last 3 financial years। ठीक है, मतलब ये ऑडिटर नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ऑडिट किया नहीं किया, जब आपने अपॉइंटमेंट कर दिया तो ऑडिटर तो हो गया ना वो, तो यू विल नॉट बी एबल टू अपॉइंट दिस पर्सन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर श्याम, एक्स एम्प्लॉय, he left on 15th December 2017 of CA firm Kumar and Company, appointed as auditor of ABC Limited for 2022-23, but audit is yet to be done। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि देयर इज एन एक्स एम्प्लॉई हु हैज लेफ्ट ऑन 15/12/2017। तो रिक्वायरमेंट क्या है? ही इज नॉट एन एम्प्लॉई और प्रोपराइटर और पार्टनर। मैं इसका चेंज कर देता हूं इसमें ना, कुणाल वो ना जाना चाहिए, जस्ट तो इस केस में क्या होगा? वन ऑफ द कौन कंडीशन सी इज कंडीशन? इज नॉट एन एम्प्लॉई or proprietor or partner of a firm of auditors. So even if he is an employee of a firm of auditors in the last 3 financial years, अब इसमें देखिए कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ये था या नहीं था। अभी आप कब नहीं। प्रपोजल कब दे रहे हो? 1/4/2023 में, एंड व्हेन ही लेफ्ट द कंपनी ऑन 15 दिसंबर 2017। तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, 5-6 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो CA फर्म कुमार एंड कंपनी का श्याम जो था, ये एक्स एम्प्लॉय था। ठीक है, अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड, बट ऑडिट इज येट टू बी डन। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय ही कैन, लेकिन क्या है, वो ऑडिटर भी अपॉइंट हो गया ABC लिमिटेड का, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ही विल नॉट बी एबल टू बी अपॉइंटेड एज IRP। नेक्स्ट देखिए, मिसिस जानकी, पार्टनर इन CA फर्म XYZ एंड कंपनी, ऑडिटर्स ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22। ठीक है, तो मिसिस जानकी है जो कि पार्टनर है CA फर्म XYZ एंड कंपनी में, जो कौन है, ऑडिटर है ABC लिमिटेड की फॉर द ईयर 21-22। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑडिटर है, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ठीक है, मिसिस लक्ष्मण,
लेफ्ट ऑन 1/2/2010, एक्स एम्प्लॉय ऑफ BCD एंड कंपनी, ऑडिटर है 2021 के। तो अब 2021 के हैं तो देख लीजिए 3 इयर्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए आपके, है ना। तो इस केस में 3 इयर्स तो कंप्लीट नहीं लग रहे भाई। 2021, 21-22 और 22-23, ठीक है ना। ये भी नॉट एलिजिबल। ये भी नॉट एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर लक्ष्मण, लेफ्ट ऑन 1/2/2010, एक्स एम्प्लॉय ऑफ BCD एंड कंपनी, ऑडिटर था, तो ये इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। 2021 वाला ये भी नहीं एलिजिबल होगा। मिस्टर रावण, पार्टनर ऑफ PQR लिमिटेड, ऑडिटर था 1920 में, ये वाला एलिजिबल हो जाएगा। 1920 में ऑडिटर था आपका, हाँ ये है ना। तो 1920, 2021, 21-22, ठीक है ना। तो लास्ट ऑडिटर था ये 21-22 में, मतलब 3 साल, 21-22 में ही 3 साल कंप्लीट हो गए ना। तो ही कैन बी अपॉइंट मोर देन 3 ईयर, इट इज बिन मोर देन 3 इयर्स। मिस्टर हनुमान, लेफ्ट ऑन 1/5/22, एक्स एम्प्लॉय of LMO and Associates, but auditor 2018-19। अब ये ऑडिटर थे आपके 2018-19 में, तो ये ही also can be appointed. He has left that company on 1/5/22। देखिए ऐसा है कि एम्प्लॉय कब होना चाहिए, वो बोलता है कि ही इज नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ऑडिटर होना चाहिए ना, अगर ऑडिटर ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ये ऑडिटर था 2018-19 में, ये LMO and Associates, they were the auditor in 2018-19, so they have been the auditors। 3 साल से पहले पुराने ऑडिटर थे वो। इस बारे में क्या कहना है आपका, हनुमान वाले में क्या होगा, वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड और नॉट। मेरे हिसाब से तो ही कैन कैन बी, बी अपॉइंटेड। बिकॉज वी हैव टू सी द एलिजिबिलिटी ऑफ द फर्म। क्या कहते हो अनिल जी आप, सर एम्प्लॉय में तो कवर हो जाएगा सर। हैं। एम्प्लॉय तो सर अभी 1 साल ही हुआ उसको। नहीं, एम्प्लॉय तो है, लेकिन आप देखो ना एम्प्लॉय किसका, यहां देखो ना, एलएमओ का है ना सर, है। ये भी एलएमओ एम्प्लॉय नॉट रिलेटेड टू दिस कंपनी, दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल। हाँ, ये भाई एलएमओ LMO जो है वो ऑडिटर कब थी, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। वो तो 18-19 में एम्प्लॉय थी ना, 18-19 में था एम्प्लॉय, 18-19 में थे ऑडिटर ये। You will be eligible, sir. वो कंपनी में काम कर रहा था, LMO में वो काम कर रहा था। आपको देखना है एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, क्या कहता है, इज नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। नहीं करेंगे सर 1 और 2 केस में, हाँ जी, ऑडिटर केस में। जो क्या, 3 इयर्स चेक करने हैं हमने, हाँ। जो लास्ट 3 इयर्स चेक करने हैं इसमें, तो 5% के लिए और ऑडिटर के लिए चेक करेंगे मेरे हिसाब से, बस एम्प्लॉय के लिए भी करेंगे क्या? Sir, 3 years to only for one legal and consulting firm के लिए। हाँ, और ऑडिटर थ्री के लिए इयर्स तो क्राइटेरिया तो लीगल एंड कंसल्टिंग फर्म के लिए। एम्प्लॉय हमारे को ये देखना है प्रोप्राइटर कि पार्टनर के जो भी लिए थ्री आपका इयर्स नहीं है ऑडिटर तो ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स है वो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते।
ये तो करंट का स्टेटस चेक करेंगे सर, एम्प्लॉय का तो हम है, हाँ फर्म का स्टेटस, हाँ बिल्कुल। एम्प्लॉय का करंट का स्टेटस चेक करेंगे और ऑडिटर का 3 साल का चेक करेंगे सर, आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा ये देखिए, इसमें दिया भी हुआ है, जैसे पहला था इसमें, श्याम के केस में we need to see whether Shyam left Kumar and company last 3 years or earlier. तो पॉइंट इसमें इधर ये आता है, क्या कहता है, इज नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और पार्टनर। ठीक है, तो आज की डेट में वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ना ही प्रोपराइटर या जी पार्टनर सर, होना जी चाहिए। जी 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 किसका? जो भी फर्म ऑफ ऑडिटर्स है या सेक्रेटरी जी ऑडिटर्स या जी कॉस्ट ऑडिटर्स इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो जो भी फर्म रही, जो ऑडिटर रहे, उसका आज की डेट में वो एम्प्लॉय प्रोपराइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए, मतलब ये है ना जी। जी जी जी। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, ये देख सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। जो फर्म पिछले 3 साल ऑडिटर या जिसका काम हो उसका एम्प्लॉय। ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर जो है वो आपको शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकते हैं, और ये बहुत सारे जो केसेस हुए हैं आईबीपीआई के साथ, उसमें भी ये है। If you abdicate your authority in favor of COC, by for certain things you are held accountable या responsible। आपकी कुछ ड्यूटीज हैं एज आईआरपी या आरपी, उसके लिए आपको सीओसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हर मैटर में सीओसी से नहीं पूछना है आपको। ठीक है, जैसे आपने अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स करना है इंक्लूडिंग वैल्यूज, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये कि पहले आपको रेजोल्यूशन के लिए ट्राई करना है, यू शुड नॉट पुश फॉर लिक्विडेशन। फीस शुड बी कमेंसरेट विद वर्क एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यू कैनॉट साइड विद इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन डेरोगेशन ऑफ सीओसी। जो काम सीओसी का है वो सीओसी को ही करना है, चाहे 90% उसका शेयर हो किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर का, लेकिन खाली उसके कहने पे आप नहीं चलोगे, सीओसी की मीटिंग होगी, उसमें जो डिसाइड होगा वैसे ही होगा। ये बहुत सारे केस लॉज हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बारी, और देख लेते हैं जरा, इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज। ये शोकॉज नोटिस के ऊपर ही बना रखे हैं। एक मिनट, इसका जो है ना, अगर आपको ये नजर नहीं आ रहे हो ना बहुत सारे पेजेस, तो यहाँ पर व्यू में ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएंगे। ये रेड फ्लैग डॉक्यूमेंट था आईबीपीआई का, इसमें इन्होंने रेड फ्लैग्स किए हैं, इसको भी एक नजर देख लीजिएगा आप। ये तो हमने कर ही लिया, ये ऑलरेडी कवर कर लिया, बेस्ट प्रैक्टिस ये कवर कर चुके हैं, बस इतना ही है इसका। इसके अलावा ना एक एक दो पॉइंट और हम चेक करते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट, मिनिमम फी स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर कई बार ना वो सवाल पूछ रहा है आजकल। ये
इसमें वो क्या पूछ रहा है सवाल, और दोनों तरह से वो सवाल पूछ सकता है इसमें आपसे। एक मिनट, मिनिमम फीस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, यहां पर द फीस ऑफ द आईआरपी और आरपी अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1st of October shall not be less than the fee specified in clause 1, provided that the applicant or the committee may decide to fix higher amount of fees. They may give performance linked incentive also. बट इसमें मैक्सिमम कैपिंग है कितनी, 5 करोड़ रुपीस की, इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। ये है हमारा मिनिमम फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर। इसमें वो आपसे उल्टा भी सवाल पूछ सकता है। वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि जी मिनिमम फीस आपकी 2 लाख रुपए है, तो बताइए क्लेम्स एडमिटेड कितने हैं, ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ 1 लाख है, 50 to 500 2 lakhs, 500 to 2500 3 lakhs, 2500 crore but less than equal to 10,000 crores 4 lakhs and more than 10,000 crores 5 lakhs। तो पहला तो ये, इसको आपको दोनों तरीके से याद करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जी 4 lakhs पर मंथ इज द फीस पेबल, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम्स एडमिटेड, ऐसा भी पूछ सकता है। और 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। और ये जो मिनिमम फिक्स्ड फीस है इसका भी पीरियड है, सारे पीरियड के लिए नहीं है। सपोज आपका रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, तो फिर ये वाली फीस काम नहीं करेगी, ठीक है ना। इफ देयर इज ए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो फिर ये फीस नहीं होगी, फिर वो डिफरेंट फीस फिक्स करेंगे। इफ देयर इज ए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटा, इफ देयर इज ए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अंडर सेक्शन 12A और ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ CIRP विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इन सिचुएशन में द फीस विल बी डिफरेंट, क्योंकि वहां पर लाइबिलिटीज आपकी कम हो जाती है। उसके अलावा फिर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस है फॉर टाइमली रेजोल्यूशन, और ये कितना है, देखिए सीधी सी बात है, अगर 330 डेज से ज्यादा में हुआ तो फिर तो कोई इंसेंटिव मिलना नहीं है आपको, ठीक है। 270 to 330 डेज तक मिलेगा 0.5, 165 to 270 0.75, और लेस देन इक्वल टू 165 1%। ये 165 क्यों दिया गया यहां पर, 165 इसीलिए दिया गया कि आपका टाइमलाइंस रेगुलेशन 40A, अगर इफ यू सी रेगुलेशन 40A, तो रेगुलेशन 40A में देता है कि भाई यू शुड सबमिट द प्लान फॉर अप्रूवल बाय 165th डे, ठीक है। सबमिशन ऑफ COC अप्रूव्ड, ये आपका रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 4 है। तो अगर उसी के अंदर आप सबमिट कर देते हो तो 1% है, 1% ऑफ रियलाइजेबल फीस। और यहां पर ये रियलाइजेबल फीस का भी मतलब दूसरा है, रियलाइजेबल वैल्यू। ये रियलाइजेबल वैल्यू वो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है जो आपकी रेगुलेशन 35 में दे रखी है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, रियलाइजेबल वैल्यू मींस द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स इन द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31, ठीक है। तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान आपका अप्रूव हुआ उसमें जो अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स है वो आपकी रियलाइजेबल, ठीक है। और उसके ऊपर ये फीस आपको होनी है। और 3 और 4 मिला करके 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकती, COC का प्रेरोगेटिव है। उसके बाद में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ये 3 और 4 दोनों को मिला करके है 5 करोड़ की जो कैपिंग है, ठीक है। सर यदि कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसको ये वाली फीस भी मिलेगी और दूसरी वाली भी मिलेगी, या एक मिलेगी सर? लिक्विडेशन की तो बात ही नहीं है, तो टाइमली रेजोल्यूशन प्लान जब हो रहा है तभी मिल रही है फीस, लिक्विडेशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक। यहां लिक्विडेशन का सवाल ही नहीं है कुछ। उसके बाद में ये वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की जो फीस मिल रही है आपको, ये कितनी मिल रही है, ये मिल रही है आपको 1% ऑफ द अमाउंट बाय विच द रियलाइजेबल वैल्यू इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। भाई लिक्विडेशन वैल्यू तो आपको वैल्यूअर ने दे रखी है ना रेगुलेशन 35 में, लिक्विडेशन में नहीं जा रही कंपनी, वो एक नोशनल वैल्यू है, ठीक है ना। और रियलाइजेबल वैल्यू का भी यहां मतलब दे दिया इसने, तो रियलाइजेबल वैल्यू आपको यहां से देख लेनी है, लिक्विडेशन वैल्यू आप वहां से देख लोगे। और अगर
आपकी जो रिलायजेबल वैल्यू इट इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू, तो आपको ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। और कब मिलेगा? आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन कमेंसमेंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये इसका इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दे रखा। कभी कभी वो ये सवाल पूछ लेता है रिगार्डिंग दिस ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट में हम लोग कल क्लॉज नंबर 22 देख रहे थे, है ना? तो क्लॉज 22 क्या बोलता है इसका? क्लॉज 22 बोलता है एन इंसॉल्वेंसी, मैं कोड ऑफ कंडक्ट से पढ़ रहा हूं, शेड्यूल 1। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टू मेनी असाइनमेंट्स इफ ही इज अनलाइकली टू बी एबल टू डिवोट एडिक्वेट टाइम। ठीक है, और ये है कि इसमें से he may at any point of time not have more than 10 assignments। जी सर। अब इसमें एक बात ये भी लिखी गई है कि भैया जब वो अप्लाई करेगा तो 15 दिन के अंदर वो जो है इसको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो इट विल बी डीम्ड एज अप्रूवल। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा था एक बार, क्या कहते हैं वो कि भाई ही हैज अप्लाइड फॉर एएफए, यू आर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यू हैव अप्लाइड फॉर एएफए, तब आपको कोई असाइनमेंट आ जाता है ना? आपको अप्लाई किए वो 15 दिन से ज्यादा हो चुके, तो क्या आप वो असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लोगे? द आंसर इज यस, क्योंकि 15 दिन के बाद इट इज डीम्ड एज अप्रूव। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आपकी सर्विस के टाइम पे आपको टर्मिनेशन हो गया था आपका सर्विस में। ठीक है, तो क्या उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन कहीं देनी है? भाई अब आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो आईपीए को। ठीक है, फॉर्म ए के अंदर आपने अप्लाई करना है, फॉर्म ए में आपने अप्लाई करना है आईपीए को या आईबीबीआई को। आईबीबीआई को आप अप्लाई कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपका क्या हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे एक बार टर्मिनेट हो गए थे आप, तो क्या उस बारे में आपको बताना है या नहीं बताना? क्वेश्चन इज दिस, बताना भी है बताना सर। है। क्या कह रहा है? whether the professional member had an unblemished service records with the last employer if he was in employment। ठीक है, उसका बिल्कुल बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि वहां रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो भी यहां नहीं हो सकता। अच्छा, सेबी से कोई अगर आपको पेनल्टी लेवी हुई है तो वो भी बताना है। वेदर द प्रोफेशनल मेंबर हैज बीन पेनलाइज्ड बाय सेबी और सीसीआई इन द लास्ट 3 years। ठीक है, whether the name of the professional member appears in the list of defaulters of RBI Credit Information Company, whether the professional member has been convicted of any offense। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म ए के अंदर, फॉर्म ए अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको वेरिफिकेशन करना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को इस बारे में कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गिफ्ट आप कितना ले सकते हो? गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते सर। और दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते सर। हाँ, नहीं कोई लिमिट भी है ना इसमें? उसमें उसके लिए सर, उसके लिए आईबीबीआई के लिए शायद लिमिट है, उसके मेंबर्स के लिए। नहीं, आप आरपी हो, अगर आपको कोई गिफ्ट दे गया तो क्या करोगे आप? जो कोड ऑफ कंडक्ट में है ना, ये तो देना पड़ता है, है ये तो देना पड़ता कोड ऑफ कंडक्ट में रेगुलेशन नंबर क्लॉज नंबर 28 देख लीजिए। शेड्यूल 1 है ना आपका, फर्स्ट शेड्यूल,
First schedule mail, please see clause number 28. An insolvency professional or his relative must not accept gifts or hospitality which undermines or affects his independence as an insolvency professional. An insolvency professional shall not offer gifts or hospitality or a financial or any other advantage to a public servant. आप दे भी नहीं सकते, ये नहीं आप NCLT member को gift दे दो, or any other person intending to obtain or retain work for himself or to obtain or retain an advantage in the conduct of profession for himself. ठीक है जी, तो ये भी आप जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको फोन कर सकते हो अलग से प्राइवेटली या नहीं? नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं, आपको कोई भी प्राइवेट कम्युनिकेशन में एंगेज नहीं होना। क्लॉज नंबर 17 है, एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट नॉट मेक एनी प्राइवेट कम्युनिकेशन विद एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो कह देता है भैया मेरा फॉर्म भर दो, 5,000 रुपये ले लेना, तो आप क्या कहोगे? वो कह रहा है जी मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, क्लेम फॉर्म, मेरा फॉर्म भरने में हेल्प कर दो और मेरे से पैसे ले लो। सर पैसे नहीं लेंगे लेकिन गाइड करेंगे सर उसको। हाँ, गाइड कर सकते हो, या आप किसी दूसरे प्रोफेशनल का नाम दे सकते हो, भाई उससे आप हम्म, कंसल्ट कर लो, किसी भी और से कंसल्ट कर लो। हम्म। IBBI की वेबसाइट पर भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का डिटेल्स है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि मैं इस कंपनी की CIRP में हूँ, तो मैं आपको प्राइवेटली हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो आप ईमेल करो, ईमेल पे मैं जवाब दे दूंगा, बस और क्या। अच्छा, जब आप मान लो कोई कम्युनिकेशन करते हो विद एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट देना है या नहीं देना? रेगुलेशन क्लॉज नंबर 15A, an insolvency professional shall prominently state in all its communications to a stakeholder his name, address, email, registration number and validity of authorization for assignment if any issued by the IPA of which he is a member। तो ये सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले करनी है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर कर लेते हैं, ये जो रिलेशनशिप वाला पॉइंट था कल हमने पढ़ा था ना, क्लॉज नंबर 8B 8C, इसमें वो रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। एक बार मैं ना वो निकालता हूं, इसमें 2 मिनट लगेंगे। मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस निकालता हूँ, ठीक है? ये आपको आ जाएंगे 800 to 845। बस ये लास्ट पॉइंट चेक करेंगे आज। अच्छा बताइए, आपके ब्रदर का ससुर है, ठीक है? तो ब्रदर के ससुर को आप अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते एज ए प्रोफेशनल? हाँ जी।
ये यहाँ पर जरा एक बार देख लेते हैं। ये काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप है ना, ये लास्ट पॉइंट हमें चेक करना आज। अब काइंड ऑफ रिलेशनशिप में क्या बोलता है? स्क्रीन नहीं विजिबल। अच्छा स्क्रीन में, एक मिनट, अभी अभी कर दो। अब ये स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है यहाँ? ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 8B एंड 8C रिलेशनशिप शैल बी। यहां पर देखो वर्ड क्या यूज किया? रिलेशनशिप। रिलेटेड पार्टी वर्ड यूज नहीं किया, ना रिलेटिव यूज किया, रिलेशनशिप। ठीक है। शैल मीन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 4 kinds ऑफ रिलेशनशिप्स एट एनी टाइम और ड्यूरिंग द 3 years प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है। यहां देखिए, वेयर ए रिलेटिव, स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, सिबलिंग्स ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सिबलिंग मतलब ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में बी, हैज ए रिलेशनशिप ऑफ काइंड ए और बी विद द रिलेटेड पार्टी। मतलब आपका रिलेटिव है, ठीक है, चाहे स्पाउस है, पेरेंट्स है, या पेरेंट्स ऑफ स्पाउस है, या सिबलिंग है आपका, या स्पाउस का, या बच्चों का, ठीक है, उसके में ए या बी टाइप की कोई रिलेशनशिप है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके ससुर है सपोज, ठीक है, अब आपके ससुर एक कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है ना, क्या बोलता है? शेयर होल्डर, डायरेक्टर, केएमपी और पार्टनर। तो उस केस में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, भाई मेरे ससुर जो है इस कंपनी में शेयर होल्डर है। ठीक है। आप आपके ससुर किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, तो क्या आप उस कंपनी के आरपी बन सकते हो? द आंसर इज यस, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर होने से कुछ नहीं होता। रिलेटेड पार्टी तो बने नहीं आप। रिलेटेड पार्टी तो कब बनेंगे? जब डायरेक्टरशिप होगी अलॉन्ग विद मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल, तभी होगा ना रिलेटेड पार्टी। मान लो आपके पास 100 शेयर है, तो थोड़ी आप ये नहीं, मान लो आपके पास रिलायंस के 100 शेयर है, तो ये थोड़ी आप रिलायंस के आरपी नहीं बन सकते। आपको डिस्क्लोज करना है बस। ठीक है। तो ए और बी में तो आपके पास रिलेशनशिप है, 5% और मोर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। सेकंड में क्या है? इज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर, केएमपी और पार्टनर ऑफ द रिलेटेड पार्टी। तीसरे में रिलेटिव्स के साथ है, तीसरे में रिलेटिव आ गया। और चौथे में क्या आ गया? चौथे में आ गया कि कंपनी, एक कंपनी है, देयर इज ए कंपनी इन विच यू आर ए डायरेक्टर, ठीक है, और उसका कोई भी डायरेक्टर जो है उसका उसका 5% उस कंपनी से ले रहा है, तो भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते। मतलब ये यहां पर, मतलब रिलेशनशिप इज मोर ब्रॉड। यहां पर क्या है? देयर इज नो बार ऑन अपॉइंटमेंट, लेकिन यू हैव टू डिस्क्लोज। तो इसके लिए कोशिश करिएगा कि ग्रुप में कुछ 2-4 रिलेशनशिप्स ऐसे बना करके ना, कुछ ऐसे बना करके डालिए। रिलेटिव्स तो दे ही रखे हैं इसने, तो इन रिलेटिव्स का भी अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे आपका भाई है, मान लीजिए आपका भाई किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर आपको बताना है। ठीक है जी। तो चलिए आज की कथा यही समाप्त करते हैं, बाकी कल करेंगे फिर। Okay.